तो हेलो जी। ये बहुत एक रैंडम तरीके से शुरू हुआ था, लेकिन आज फाइनली एक पहला, ना चाहते हुए भी एक पहला पॉडकास्ट हमने शूट कर दिया। हम बस मैंने नया माइक लिया था, ये माइक टेस्ट करने के लिए हमने वीडियो जस्ट रिकॉर्ड करी थी, लेकिन बातें फिर खिंचते एक काफ़ी लंबी कन्वर्सेशन में तब्दील हो गई। मैं और मेरे एक दोस्त, हम दोनों ने काफ़ी टॉपिक को टच किया। शायद हमने बहुत जगह मिस्टेक्स भी करी होंगी, लेकिन एज अ फर्स्ट पॉडकास्ट मैं क्या ही उम्मीद कर सकता था। तो घूम फिर के ये हमारा पहला पॉडकास्ट है। लेट नाइट टॉक भी कहो तो कोई फ़र्क नहीं है। आई होप कि ये कन्वर्सेशन शायद आपको भी सोचने पे थोड़ा बहुत तो मजबूर करे। मैं बहुत टाइम से चाहता था कि मैं पॉडकास्ट शुरू करूं। शायद जब पॉडकास्ट इंडिया में एज अ इंटरव्यू समझा जाता था, तब मुझे पॉडकास्ट का कहीं से पता चला। तब मैं भी तब से चाहता था कि हम पॉडकास्ट शुरू करें, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ बहाने रहते थे। कभी गैजेट नहीं, कभी कैमरा नहीं, कभी माइक नहीं। लेकिन ये बहाने अगर परफेक्शन ढूंढते रहा तो शायद ये फिर शुरू भी नहीं होता। तो बिना टाइम वेस्ट करें या बिना सोचे जस्ट वीडियो रिकॉर्ड किया और एक पॉडकास्ट में ही तब्दील हो गया। मैं कहूँगा एक झलक पॉडकास्ट की। अब ये कन्वर्सेशन को आप एंजॉय करें, और आपका फीडबैक, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो ही देखें पूरी वीडियो। और अपने वैल्यूबल फीडबैक्स प्लीज़ कोशिश करें कि कमेंट में कुछ ना कुछ लिखें, ताकि हमें आइडिया हो कि नेक्स्ट टाइम से हमें क्या चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए। वैसे हम करेंगे, और लेकिन आप बताओ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उस अकॉर्डिंग हम अपने आप को मोल्ड कर पाएंगे। तो दिस कन्वर्सेशन स्टार्ट्स इन 3, 2, 1। हाँ भाई, अब मेरा रिकॉर्ड भी हो जाएगा तो अपने आप हो जाएगा। यूनिक सा विचार मेरे दिमाग में आया है। बताइए। आजकल के लोग जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं मध्य भारत और उत्तर भारत में, जो बोलते हैं कि हम हिंदी भाई भाषा का, पहले अपना एक इंट्रो दे दें कि ये जो हम अभी रिकॉर्ड करने जा रहे हैं ये बड़े हमारे रैंडम थॉट्स हैं। अगर आप ये देख रहे हैं तो हम दोनों को मारा जा चुका है। तो हमारी इन शब्दों की या इन टॉपिक्स की कोई दिशा नहीं है। हम कभी दिशा भी नहीं है। किसी भी चीज़ पे जंप कर सकते हैं। फिलॉसफी से साइंस, साइंस से बायोलॉजी, Do not try बायोलॉजी this से at home. This is not WWE, but still फिलॉसफी, एनीथिंग। सो शैल we shall. Pardon my English. मेरे दिमाग में एक अजीब सा थॉट आया कि जो उत्तरी भारत और मध्य भारत के लोग जो हिंदी बोलने का बोलते हैं कि हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषी हो गए हैं, क्या उसमें उर्दू नहीं मिली हुई है? माना हिंदी की जो स्क्रिप्चर है वो देवनागरी है और उर्दू की नस्तलीक है, बट ऐसा नहीं कि कई शब्दावली और अरदब दोनों के मिक्स हैं। कई लोग म्यूटेटेड हिंदी बोलने लगे हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और उर्दू मिक्स है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? अब मैं कितना सही हूँ या कितना गलत हूँ ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हिंदी भी एज अ लैंग्वेज के तौर पे प्योर फॉर्म नहीं है लैंग्वेज का। हिंदी में कुछ शब्द उर्दू के हैं, कुछ शब्द ऐसे इंग्लिश के हैं जो हम अब जनरली सोचते हैं कि वो हिंदी के ही हैं। उर्दू में भी कुछ ऐसे शब्द हैं, क्योंकि उर्दू और हिंदी मेरे ख्याल से एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। क्योंकि शायद अब इतना मिक्स हो चुका है, जो हम रोज़मर्रा में कोई भी भाषा बोलते हैं, अब आप फ़र्क नहीं कर सकते कि आप, क्योंकि आप कोई उर्दू या कोई उर्दू ज़ुबान का बंदा भी अपनी भाषा में बात करे तो हिंदी भाषी को समझ आ जाता है, या कोई हिंदी भाषा में भी बात करे तो उर्दू में समझ आ जाता है। मेरे हिसाब से हिंदी प्योर फॉर्म नहीं है, और भाषा का डाइल्यूशन, ग्लोबलाइजेशन, या मेरे ख्याल से बाहरी लोगों के वजह से ज़्यादा हो रखा है। क्योंकि नोटिस करा होगा कि किसी भी भाषा का प्योर फॉर्म एक लोकल रीजन तक ही रहता है। आप अगर गांव जाओ तो गांव में देखोगे कि कुछ भी लैंग्वेज, अगर जो अवधी बोल रहे हैं, बिहारी बोल रहे हैं, पहाड़ी बोल रहे हैं, या कुछ भी लैंग्वेज बोल रहे हैं, वो लोकल या लेवल पे ही स्ट्रांग रहती है। अब वही बंदा अगर शहर आ जाता है और शहरी बंदा फिर वापस गांव जाता है, तो भले ही वो अपनी भाषा कितना ही बोल ले, लेकिन कुछ ऐसे शब्द वो शहरी यूज़ करेगा ही, जिससे एक भाषा में फ़र्क आ जाता है। तो भाषा बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आपका सराउंडिंग कैसा है, मुझे ऐसा लगता है। वैसे आपका क्या कहना है? रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। अगर आप कॉमन चीज़ों पे बात कर रहे हैं, अगर आप और मैं किसी चीज़ पे बात कर रहे हैं, सपोज़ हम पंचायती सिस्टम पे बात कर रहे हैं, पर हमें पता नहीं उसे पंचायती कहते हैं, तो
वो एक तरीके से वो हो जाएगा कि हमें रेफरेंस नहीं पता कि इसे टोकनाइज नहीं करा है शब्द को, तो बस हमें पता है कुछ प्रोसेस होता है। तो ये एक वो हो जाता है कि हाँ, जैसे मैं बहुत ज़्यादा इस बात को दोहराता हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी हूँ इस बात से कि एक इंग्लिश या फिर एक यूरोपियन ऑथर था लुडविग विटगेनस्टाइन, उसने कहा था कि आपकी जो भाषा है उसमें वो आपकी इंटेलिजेंस को ज़्यादा डिफाइन करता है, क्योंकि जैसे आपको जितने आपको शब्द पता होंगे उतना आपकी सोच बढ़ेगी। अब मैंने कहीं सुना था शायद ये, लेकिन हमारे रोज़ पर डे के बेसिस पे हम हज़ारों लाखों चीज़ें नई नई या पुरानी कुछ भी कहो एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। जब तक हमें ये चीज़ पता ही नहीं है कि उसे एक्सप्रेस कैसे करें, तो वो चीज़ खुल के बाहर कभी आ ही नहीं पाएगी या हम किसी को समझा ही नहीं पाएंगे। समझाने का सबसे बेसिक मीडियम लैंग्वेज या वर्ड्स हैं। अगर हम उन चीज़ों के बारे में क्लियर हैं ही नहीं तो हम अगले बंदे को बताएंगे कैसे? अगले बंदे को बताएंगे नहीं तो वो चीज़ें उजागर कैसे होंगी? तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि जैसे हम सुनते हैं कि पर ईयर ऑक्सफोर्ड या शायद कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर करता है किसी एक शब्द को, जैसे शायद 2020 में कोविड था वो वर्ड, या क्वारंटीन या कोविड ऐसा कुछ था। तो वही है कि एक्सप्रेशन मोस्टली डिपेंड्स ऑन योर वर्ड्स। भाषा में शब्द और किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए अगर शब्द बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे तब ही जाके शायद मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। अब मुझे नहीं पता, ये बड़ा रैंडम भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें कई चीज़ें आ जाती हैं, आपका काल आ जाता है, टेंसेस है ना। हिंदी में आपके पास भूतकाल, भविष्य और वर्तमान है, पर अंग्रेजी में वो 8 हो जाते हैं। पास्ट टेंस, पास्ट फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट, फ्यूचर प्रेजेंट। यही चीज़ तो हमारे एग्जैक्ट सिचुएशन, एक्सप्रेशन या मूड को और अच्छे से डिफाइन करता है। अगर मैं पास्ट बोलूँ, लेकिन अब तुमने बोला कि जैसे पास्ट में भी बहुत सारे हैं, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट सिंपल पास्ट है, कंटिन्यूस है, तो ये जो वर्ड्स हैं ये हमें और ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करने में पास्ट को मदद कर रही हैं, फ्यूचर को मदद कर रही है, प्रेजेंट को मदद कर रही है। जितनी वोकैबुलरी हमारी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, एक तरीके से सोचने समझने, इमेजिनेशन की पावर और ज़्यादा डेवलप होगी, मेरा ये मानना है। भाषाओं में अगर आप किसी का संदर्भ देते हैं तो उसका भी फ़र्क पड़ जाता है। अगर मैं हिंदी में कहता हूँ कि ऊँट के मुंह में जीरा, तो अंग्रेजी में लोग क्या बोलेंगे? ड्रॉप इन दी ओशन। बड़ा ही पुराना एक रेफरेंस मुझे याद आता है, मेरे दादाजी मुझे बोला करते थे, कितना बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क। बात का सार एक ही है, बट उसका कहने का तरीका और उदाहरण के सब्जेक्ट्स अलग हो जाते हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? ये वैसा ही है जैसे कि ह्यूमर या एक मीम है, बहुत सिंपल सी चीज़, लेकिन उसके अर्थ लोग बहुत अलग अलग तरीके से निकाल लेते हैं। जैसे कोई डार्क ह्यूमर हो गया, दिखाव बहुत सिंपल सी स्ट्रेट चीज़ कह रहा है, लेकिन लोग उसके बहुत अनटिसेंटी यूनिक मतलब निकाल लेते हैं, जिसको हम डार्क ह्यूमर कह रहे हैं। कि वो कह रहा बहुत सिंपल सी चीज़ है कि कुछ ऐसा सा कह रहा है जिससे लोग बहुत गंदे या बहुत अश्लील मीनिंग निकाल लेते हैं एक तरीके से। यही है वर्ड प्ले कहो। इसमें भी एक चीज़ ह्यूमर से याद आती है कि जैसे मान लो कोई जोक आपने कहा या फिर कोई चुटकुला है, उसमें वो हर राज्य या फिर हर कल्चर में वो लोगों को बदल देता है, बट जोक सेम रह जाता है। जैसे भारत में है तो कुछ लोग अगर किसी जोक को लेके चल रहे हैं तो वो ब्राह्मण और बनिए के बीच बना देंगे। थोड़ा वो ऊपर जाएगा तो क्या बोलते हैं, किसी सरदार और किसी कायस्थ या फिर किसी राजपूत पे बना देंगे। वही चीज़ कहीं और जाएगी तो वो ज्यूज़ और मुस्लिम्स में बना देंगी। कोई ऊपर जाएगी तो वो किसी ओवरसीज़ जापानीज़ और ओवरसीज़ चाइनीज़ वगैरह पे बना देंगी। तो कॉन्टेक्स्ट सेम रहता है और उसमें लोग बदल जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कई इस जोक्स में। जैसे अगर मैं कहूँ कि कोई जोक लो, जैसे बहुत लोग बोलते हैं संता बनता कहते हैं, है ना। अब इस जोक को अगर आप यूरोप में जाओ तो कोई बोलेगा टिम और जिम हो गया, है ना। यहाँ पे किसी ने कोई वाइफ पे जोक बनाया, है ना। वही जोक यहाँ पे इंडियन कल्चर के अनुसार होगा, वहाँ पे वो ब्रिटिश कल्चर के अनुसार होगा, बट वो जोक का प्लॉट सेम रहेगा। जो लोर्स फैलती हैं या लेजेंड्स और ह्यूमर्स फैलते हैं वो ऐसे ही फैलते हैं, बट उसमें लोग अपने क्रक्स को या फिर अपने उसको बदल देते हैं। थोड़े अश्लील जोक्स होते हैं, बट बोलूँगा नहीं अभी। मेरे हिसाब से मोस्टली लोग बोलते हैं कि जूइश लोग बनाते थे बिकॉज उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग थी, तो वो एक टाइम पे अपने आप पे हंसने लग गए थे अपनी कंडीशन। सुना है मैंने ये बात। मतलब मेरे हिसाब से जोक्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है तुम्हारा सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, तुम किन के साथ बड़े हुए हो, तुमने अपनी जीवन में क्या एक्सपीरियंस किया है, कल्चरली किन को तुम बेकार बोलते हो, किन का तुम मजाक उड़ाना अच्छा समझते हो, किन को तुम नीची नज़र से देखते हो। तुम मोस्टली उस डायनामिक्स में रह के तुम उन्हीं चीज़ों का जोक या उन्हीं चीज़ों को जोक समझते हो, जो कि हर इन्वायरमेंट के हिसाब से, हर फिज़िकल जगह तुम प्रेजेंट हो, उस अकॉर्डिंग तुम्हारे जोक्स और तुम्हारी भाषा में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। कोई जोक है जो शायद यूरोप में बहुत ईजीली चल जाए या यूरोपियन माहौल के हिसाब से या उन लोगों के अकॉर्डिंग कुछ जोक ऐसा सूटेबल हो उनके अकॉर्डिंग, लेकिन वही जोक अगर इंडिया में मारो, अब यूरोप में
कुछ जोक मारा कि ठंड में ऐसा होता है या वैसा होता है, लेकिन वो तुम यहाँ मारोगे जहाँ 40-40 50-50 डिग्री गर्मियों में पहुँच जाता है, तो वो समझेंगे ही नहीं वाली बात है। तो वो बहुत मैटर करेगा कि तुम जोक, तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट क्या है, पहली बात ये। मजाक कोई व्यक्ति करता है तो उसकी सोचने की ताड़ शक्ति बड़े ही अलग तरीके से अलग रास्ते पे चल जाती है, उसकी सोचशीलता बढ़ जाती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी पे मजाक कर रहा है और वो चीज़ वो इस ढंग से सोच लेता है, जैसे आपने कई आजकल इंटरनेट पे देखा होगा, कुछ लोग ऐसे जोक मारते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं। तो वो एक ऐसी नॉन रैशनल चीज़ों को सोचते हैं तो उनका दिमाग की ताड़ शक्ति कैसे बढ़ती होगी, क्या लगता है? जैसे आपने अभी कई यूट्यूबरों को देखा है अपने कंटेंट शो पे अलग अलग सिनेरियोस का मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसा आपको एक नहीं, मुझे लगता है कि डार्क ह्यूमर चीज़ें सोचते हैं तो उससे दिमाग की ताड़ शक्ति पे क्या असर पड़ता होगा? तार शक्ति वाली बात नहीं लगती है मुझे ज़्यादातर ये बात लगती है कि इंटरनेट पे मोस्टली चीज़ें इसीलिए की जाती है क्योंकि ऑडियंस उन्हें चाहिए वाली बात है। वो बोलेंगे ही ऐसा कि कोई गेज हो उससे, लोग आएँ, लोग देखें कि मैंने ये बोला है करके। वो भले ऐसी चीज़ें अपने सोशल एनवायरनमेंट में या घर पे नहीं बोल सकते। इंटरनेट का मतलब लोग ये भी समझते हैं कि मेरे पास अनचाही फ्रीडम है, जो कि मेरे हिसाब से नहीं भी मिलनी चाहिए। इंटरनेट पे कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, क्योंकि एक सोशल डेवलपमेंट अब का जो टाइम है, जो शायद हमने तो अपने बचपन में नहीं देखा था, हमने बड़े होते हुए देखा है, लेकिन मोस्टली आजकल का जो जेन जी जिसे कह रहे हैं, शायद हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं, वो डेवलप ही ग्रो ही सोशल मीडिया में हो रहा है। वो देख रहा ही ग्लोबल चीज़ें हैं। हमारे टाइम पे शायद इतना एक्सेस नहीं था, तो उसकी सोचने की क्षमता मेरे हिसाब से पहले हमारा डेवलपमेंट अपने आसपास के एनवायरनमेंट से होता था, लेकिन अब का टाइम जो है, हमें सोशल मीडिया के थ्रू 50 और नई चीज़ें पता हैं जो दूसरे देशों में होती हैं, जो दूसरे इन्वायरमेंट में होती हैं। अब शायद कोई यूरोपियन बंदा कुछ जोक मारे जो शायद मैंने इतनी पिक्चरें देखी है तो मुझे भी समझ आ जाए वाली बात है। अब आप इंग्लिश मूवी देखो, अगर आप इंग्लिश में मूवी देख रहे हो तो कई बार वो ऐसा ह्यूमर प्रेजेंट करते हैं या ऐसे शब्द बोलते हैं जो जोक शायद अगर आप हिंदी में बोलो या इंडियन कॉन्टिनेंट के ऊपर बात करके बोलो तो समझ नहीं आएगा, लेकिन उनकी भाषा में सुनो तो आपको हिट करेगा वो जोक, आप हंसोगे भी। तो मुझे ये लगता है कि कनेक्टिविटी के थ्रू काफ़ी सारे डायमेंशन खुल गए हैं इंटरनेट के थ्रू, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपका कल्चर डाइल्यूट भी करता है। अब आप लिब्रांडू जो आजकल बड़ा फेमस शब्द है, आप वैसे भी सोच सकते हो कि बड़ा लिबरल होने का मौका भी देता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर अपनी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा डाइल्यूट भी हो जाती हैं। अब ये अच्छा कहो या बुरा कहो, अब ये आपके ऊपर है कि आप इससे कैसे डील करते हो। आपने शुरुआत में कहा कि जैसे लोग इंटरनेट पे बहुत कुछ बोल रहे हैं तो रेगुलेशंस होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। वैसे आपका क्या कहना है कि वन शुड हैव राइट टू स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच? लाइक अगर सपोज मेरे और आपके बीच कोई बात हो रही है, मैं आपको क्रिटिसाइज़ कर सकता हूँ कि आपने गलत किया है, तो ये मेरा राइट टू स्पीच था। पर अगर मैं इस पर आपको गाली दे के या फिर कोई गलत कमेंट मार के आपको नरेट करता हूँ कि आपने ये गलत करा है, और कोई ऐसा शब्द कहता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा आपको ठेस पहुँचाता है, ये तो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया। बट आपके नज़रिए से वो एक आपके लिए एक डैमेज था आपके मान पे, है कि नहीं? तो वन शुड हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू स्पीच, आपके इस दो कंटेक्स्ट पे क्या कहना है? कहने कि उसमें एड्रेसिंग में थोड़े मेथड्स गलत हो सकते हैं, बट आपका क्या कहना है अगर आप समझ गए हैं तो? मेरे हिसाब से फ्रीडम या राइट टू स्पीक भी बहुत ज़्यादा एक तरफ़ा हो जाता है। अगर मेरे पास राइट टू फ्रीडम है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो सोशल मीडिया की बात नहीं है। राइट टू स्पीच या फ्रीडम ऑफ स्पीच? हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर मेरे पास है तो मैं रोड में जाके हल्ला करूँ, मैं रोड में नंगा घूमूँ, मेरा है ना, मेरा राइट है ना भाई, मेरी मर्ज़ी, मैं जो भी करूँ। अगर आपकी मर्ज़ी किसी और की फ्रीडम पे बाधा डाल रही है तो फिर ये फ्रीडम की डेफिनेशन भी तो गलत ही हुई है ना, कि भाई मेरे पास तो राइट टू फ्रीडम है ना, राइट टू स्पीक, या मेरे पास अधिकार है मैं रोड पे चलूँ, मैं कुछ भी करूँ, मतलब मेरे पास अपनी फ्री विल है वाली बात है ना, कि मैं कुछ भी करूँ। लेकिन अगर मेरी कुछ विल आपके चीज़ पे बाधा डाल रही है तो फिर या तो वो मेरी फ्रीडम नहीं है, फिर या तो आपकी फ्रीडम ख़त्म हो रही है। ऐसे तो फिर कल के दिन सभी लोग लड़ने लग जाएंगे वाली बात है। लेकिन वही है, पावर डायनेमिक्स अगर मेंटेन करना है तो देखा जाता है कि एक को दबना पड़ता है हमेशा, एक को अगर एक दबा रहा है तो दूसरे को दबना पड़ेगा ही पड़ेगा, बैलेंस नहीं होगा वरना कभी। अगर वही बात है, सब लोग अमीर हो जाएं तो गरीब कौन रहेगा, सब लोग गरीब हो जाए तो अमीर कौन बनेगा। मतलब ये फ्लक्चुएशन और वेरिएशन मेरे हिसाब से होना चाहिए हर जगह। गंदगी होनी चाहिए
तभी जाके साफ़ सफाई की थोड़ी उम्मीद या सोच रहेगी। सब जगह अगर साफ़ सफाई होगा तो गंदगी की कोई राह नहीं बचेगी वाली बात। मतलब ये चीज़ है कि ये परसेप्शन और ज़्यादा डेवलप करेगा और कुछ नहीं है। आपने जो अभी एक उदाहरण दिया कि अगर हर जगह सफाई होगी तो लाइक और हर हाँ, बड़ा जगह गंदा सा एग्जाम्पल था वैसा। एग्जाम्पल नहीं, मैं अगर इसको अलग तरीके से देखूं, अगर मैं बात को डाइवर्ट करूं और किसी जगह और दूसरी जगह पे पिवट करूं, तो आप इसको एक तरीके से देख सकते हो कि पावर कंसंट्रेशन में रहे और लाइक 1% कंसंट्रेशन है और 99% डाइल्यूटेड है, तो 1% ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। कि सपोज़ अगर एग्जांपल हम बिटकॉइन का देते हैं इसमें कि मार्केट में अगर 100 ही बिटकॉइन है और उसमें से 90 डाइल्यूटेड है, किसी पे आधा है, किसी पे पौना है, किसी पे 4 है, 5 है, पर मेरे पास इकट्ठे 10 हैं, तो मेरे पास शक्ति है, तो मेरे पास उसकी वैल्यू है और मैं मेजॉरिटी होल्ड करता हूँ और मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। बट अगर 100 के 100 ही मेरे पास हैं तो कोई उसकी तो उसका वैल्यू वैल्यू नहीं। नहीं है कोई भी। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर हम इसे पिवट करें, मैं रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के बाहर जा रहा हूँ, बट इसको एक तरीके से देखा जा सके तो कंसंट्रेशन कम हो और सैचुरेशन और डाइल्यूशन थोड़ा ज़्यादा हो तो तब ढंग से काम करता है चीज़ें। जैसे अगर पावर और वीकनेस का प्रपोर्शन हो। बट हम कॉन्टेक्स्ट पे ये थे कि मेरा ये कहना था कि लाइक राइट टू स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच में हम अगर डिफ्रेंशिएट करें तो क्या एक फेवरेबल आउटकम देता है हर एक सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से। अगर मैं आपको किसी चीज़ के लिए डायरेक्ट कर रहा हूँ, लाइक मेरे शब्द गलत हो गए कि ये आपने गलत करा है, आपको उसे ढंग से करना चाहिए था, आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मैं आपको क्रिटिसाइज़ करा, दैट इज़ माई राइट टू स्पीच, मैंने आपको क्रिटिसाइज़ करा। पर मैं आपको एक गलत ऐसा स्टेटमेंट दूँ कि आपको हानि पहुँची है आपके आपके स्वाभिमान को, मैंने कुछ गलत शब्दों के साथ करा है कि ये आपने कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया है ना, तूने कैसे कर दिया, तो आपके शब्द आपको ठेस पहुँची है। मैंने अपनी फ्रीडम एक्सरसाइज करी बट मैंने आपकी फ्रीडम को डैमेज करा, इसका आपने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया। बट इशू ये आता है कि क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए या फिर राइट टू स्पीच होना चाहिए। आई थिंक दोनों में बहुत बड़ा अंतर है देखा जाए तो। अगर दोनों एक डिग्री पे भी अलग हो रहे हैं तो लॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में बहुत बड़ा गैप आ जाएगा, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो पहली बात तो मेरे हिसाब से कि किस चीज़ की हमने बस एक टर्म दे दिया है कि हमारे पास राइट टू फ्रीडम है, लेकिन फ्रीडम इन व्हाट सेंस, मतलब फ्रीडम कितनी, मैं फ्रीडम बोलने किस के चीज़ आधार के लिए बोल रहा हूँ, बोलने का आधार आपका कितना बोल सकते हो। मैं अपनी बात रख रहा हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, मैं उसके पॉइंट्स को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, उसको डिटेलिंग पे, बट कोई किसी को बेमतलब गलिया दे, दैट इज़ नॉट अ फ्रीडम ऑफ स्पीच और दैट इज़ नॉट अ राइट टू स्पीच टू हर्ट समवंस। ये घूम फिर के हम वहीं आ जाता है कि हमारे पास शब्द अभी भी क्लियर नहीं है या हमारी एक क्लियर डेफिनेशन नहीं है कि हमारी फ्रीडम क्या है, हमारी फ्रीडम कितनी है, हमारी फ्रीडम किस हद तक है। अगर मेरे पास मेरी फ्रीडम है, मैं कुछ भी करूं, अब मैं कुछ भी करने पे तो मर्डर भी कर सकता हूं वाली बात है, लेकिन हमने एक लिमिट सेट करी है ना कि आप फ्रीडम है तो आप ये कर सकते हो, लेकिन आप ये भी नहीं कर सकते वाली बात है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ें हमें खुद ही क्लैरिफाई करनी पड़ेंगी कि अगर हमारे पास कुछ फ्री विल या फ्रीडम है तो किस लेवल तक है, किस लिमिट तक है। अब हम बोलते हैं हमारे पास फ्री विल है कि मैं कहाँ मूव करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या खाऊँ, मेरे पास फ्री विल है। लेकिन अगर इसी को दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखूँ तो मेरे पास फ्री विल भी इतनी ही लिमिटेड है कि मैं ग्रेविटी के पुश के चक्कर में सिर्फ ज़मीन पे चल सकता हूँ, मैं हवा में नहीं उड़ सकता। हवा में मैं उड़ना चाहता हूँ, मेरी फ्री विल है, मेरा मन भी है, मैं उड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ ना कुछ चीज़ मेरे को रोकता है, एक लिमिट है कि मैं हवा में नहीं उड़ सकता हूँ वाली बात है। तो ये चीज़ है कि हमें फ्रीडम के कॉन्टेक्स्ट में भी हमें कुछ लाइनें डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी कि ये मेरी लिमिट है या ये फ्रीडम की लिमिट है। जैसे एक्सीड करने में मुझे दिक्कत होगी या तो किसी और को दिक्कत होगी, तो ये डेफिनेशंस हमारी खुद पहले क्लियर होनी चाहिए कि फ्रीडम है तो कितनी है। अब हमने कुछ डिफ़ाइन नहीं किया है तो इसमें आर्ग्यूमेंट और डिबेट बहुत लंबी खिंच सकती है कि आपकी फ्रीडम ऐसी है, आपकी सोच ऐसी है, या आप ये सोचते हो फ्रीडम के नाम पे, तो ये कितना जायज़ है और कितना नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्लैरिटी तभी आएंगी जब हमारे पास या तो भाई ऐसी रूल बुक हो कि फ्रीडम का मतलब ये होता है, जो एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड होता है कि फ्रीडम है तो हमारे पास ये फ्रीडम है, लेकिन इस चीज़ की फ्रीडम नहीं है।
अब लोग फ्रीडम का बहुत मिसयूज़ भी करते हैं, और फ्रीडम को लोग ऐसे भी देखते हैं कि फ्रीडम है तो भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पर राइट टू फ्रीडम है, मैं कुछ भी, मैं नंगा घूमूं, मैं कुछ भी करूं। लेकिन जब तक ये लिमिटेशन नहीं हम सेट करेंगे कि फ्रीडम है तो इतनी फ्रीडम है, अब ये बहुत सारा मेरे हिसाब से जिसने बनाया है उस पर भी डिपेंड करता है किसने किस चीज़ को कैसे सेट कर रखा है। अब इसमें होने को तो बहुत लंबी चौड़ी डिबेट हो सकती है कि फ्रीडम है क्या, फ्रीडम कितनी होनी चाहिए। हम भाषा से राइट टू स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच पे आए, फिर उसके बाद हम उसके बेसिस और उसके फाउंडेशंस और उसके मैकेनिज्म पे हमने डिबेट करी। एक सवाल इस पे इमर्ज होता है कि जैसे सपोज हम 3,000 साल की बात करते हैं, मिलेनिया की बात करते हैं, वेस्ट से ईस्ट तक कई कल्चर्स हैं वो डेवलप होते हैं अपने ट्रेडिशंस के साथ और अपने सोसाइटल नॉर्म्स को वो इवॉल्व करते हैं। हम टेक्नोलॉजिकल तौर पे इवॉल्व करते हैं, बट जब ग्लोबलाइजेशन होता है और हम ट्रेड के अलावा हम कम्युनिकेट भी करते हैं इंटर ट्रेडिशन, इंटर कंट्रीज से, और हम यूनिफाइड ग्लोबल सिटीजन्स के तौर पे उभरते हैं, तो हमारे जो एथिक्स हैं वो हम अलाइन करने की कोशिश करते हैं कि अगर ह्यूमैनिटेरियन या फिर एक ह्यूमैनिटी या मैनकाइंड के कुछ एथिक्स हैं, जेनीवा कन्वेंशंस हो गए या फिर इंटरनेशनल लॉज हो गए या बेसिक अमेनिटीज़ या बेसिक ह्यूमन राइट हो गया, वो हर जगह कॉमन हो जाते हैं, है ना। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में जब हम टेक्नोलॉजिकली और एडवांस होते जा रहे हैं, हमारे डिमांड्स बढ़ती जा रही है और हमारी नेसेसिटीज़ जो है बहुत सिक्योर होती जा रही है, तो क्या हमारे एथिक्स इवॉल्व करेंगे या फिर हम इस जगह पे एक स्टैग्नेशन पे आ जाएंगे, एथिक्स स्टैग्नेशन आ जाएगा हमारा? नहीं, ऑब्वियस सी बात है करेंगे, क्योंकि किस आधार पे होगा? लाइक अगर हम एक स्केल देखते हैं, पहली बात हमने अपने मॉरल और एथिक्स वाली बात करी कि जैसे इसका सिंपल एग्जांपल ये है कि आप रूढ़िवादी थे या आप एक चीज़ को मानते थे, लेकिन कल के दिन आप घूमे भटके शहर में या आप 10 लोगों से और मिले जिन्होंने कुछ नई चीज़ें देखी हैं, जिनके कुछ अलग एक्सपीरियंसेस हैं, जिन्हें कुछ नया पता है, उन्होंने आपकी बुद्धि में 4 नई चीज़ें, 4 नए शब्द और डाल लें, तो कल के दिन आप जब कुछ अपनी पुरानी चीज़ें कर रहे होंगे तब आपको पता चलेगा कि यार ये ऐसे भी होता है। ये जस्ट लाइक एक थर्ड पर्सपेक्टिव मिलने वाली बात है कि आप पहले अपने नज़रिए से सोचते थे, फिर किसी और का नज़रिया भी ऐड हुआ, आपने वो चीज़ें एक्सपीरियंस करी, एक्सपेरिमेंट करके देखा कि हाँ नहीं, गलत नहीं बोल रहा था वाली बात है। अब इसको एक कॉन्टेक्स्ट में ऐसे समझे कि जो इंडियन हमारा सब कॉन्टिनेंट था वो मोस्टली वीगन था या एक तरीके से वेजिटेरियन था, लेकिन पहले की भी बात करें जो खाड़ी रीजन्स था जहाँ घास फूस नहीं उगती थी, वहाँ ऑब्वियस सी बात है उनके पास खाने का और कोई चारा नहीं था, तो उन्होंने मांस खाना ही प्रेफर करा या उनकी मजबूरी थी। अब हमारा वेदर काफ़ी वो था फर्टाइल और फ्लेक्सिबल कि हम अनाज और खेती हर साल हर महीने कर पाते थे। हाँ, तो इसीलिए नदियाँ इतनी सारी थी कि कोई दिक्कत नहीं होती हाँ, साफ सी बात है। तो इसीलिए हमने अपने जो हैबिट थी रहने की कहो, खाने की कहो, या सोशली या कल्चरली जो एथिक्स अपने डेवलप करें वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करें। अब कल के दिन 4 लोग आपको नए मिलेंगे तो आपका परसेप्शन ऑब्वियस सी बात एक्सपैंड करेगा, तो आपको 4 नए तरीके से सोचने का मौका मिलेगा। तो कई सारी चीज़ें जो आपके टाइम पे आप सोचते थे कि सही है, उसके 4 अल्टरनेटिव तरीके और मिल जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका परसेप्शन या आपका पर्सपेक्टिव जितना ज़्यादा डेवलप होगा, आपके एथिक्स उतने ज़्यादा डाइल्यूट होंगे अगर वो एथिक्स सिर्फ सिंगल किसी एक पिन पॉइंट पे डेवलप हुआ है। अब एथिक्स डेवलप होने का मतलब ये भी नहीं है कि आपने कुछ अच्छी चीज़ कर रहे हो जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस देती है कि आप ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कर रहे हो, आप किसी की मदद कर रहे हो। अब ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी कॉन्टिनेंट या हम ही लोगों के लिए या हमारे कल्चर में ही अच्छा है, वो हर जगह ही अच्छा है कि आप किसी की मदद कर रहे हो या किसी का अच्छा कर रहे हो, किसी का भला कर रहे हो, किसी गरीब की हेल्प कर रहे हो। वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ यहीं के लिए लिमिटेड है, वो चीज़ें वो वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्टेड है कि हाँ ये अच्छी बात होती है करके। लेकिन एथिक्स वही डगमगाते हैं जिनकी बेस बहुत वीक होती है। बेस वीक इन द सेंस कि आप कुछ चीज़ ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे जिसका मतलब आपको पता नहीं था, लेकिन कल के दिन 4 लोग आके या कुछ नए लोग आके आपको समझाते हैं कि यार ये ऐसे नहीं होता था, इसका मतलब ये होता है, ये ऐसे ड्रिवन है, तो वहाँ पे आपके एथिक्स डगमगाएंगे ज़रूर क्योंकि आपकी बेस लाइन क्लियर नहीं थी। तो एथिक्स और मॉरल्स ऑब्वियस सी बात है ग्लोबलाइजेशन का हो या नए पर्सपेक्टिव मिलने से आपके चेंज होंगे। और कई बार एथिक्स तब भी डगमगाते हैं जब आप जो सोशल नॉर्म्स बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो उसको फॉलो आप मजबूरी में करते थे, ना कि स्वेच्छा। जब भी कोई चीज़ मजबूरी में करो तो आपको एक बस बहाना चाहिए होता है कि यार मैं इसे कैसे छुटकारा पाऊँ या
ये इसकी गलतियाँ खामियां ढूंढने के लिए आप तत्पर तैयार रहते हो कि मुझे बस बता दो कि ये गलत है, और कल के दिन मैं बहस करने को मैं खुद तैयार हो जाऊँगा, मैं 4 लोगों के सामने लड़ जाऊँगा कि तुम गलत करते हो करके, क्योंकि आई हैव अ प्रूफ ऑफ दिस। लेकिन यही है कि जितने कल्चरली लोग यूनाइट होते रहेंगे या जितने ग्लोबली लोग मिलते रहेंगे एक दूसरे से, उतना आपकी सोचने की क्षमता और क्रिटिकल थिंकिंग उतनी ज़्यादा डेवलप करेगी। आप अकेले कमरे में तर्क वितर्क सिर्फ अपने से कर सकते हो। आपको अगर नया पर्सपेक्टिव या नई चीज़ें सोचने जानने की इच्छा है तो आप सोशल मीडिया क्या है, ग्लोबली लोग एक साथ कहीं ना कहीं से किसी न किसी फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में कनेक्टेड है। बस यही चीज़ है। यही चीज़ पहले लोग नुक्कड़ में करते थे, 4 लोगों से नहीं बात करते थे, 4 चीज़ें नहीं पता चलती थी, एक ने आज अखबार पढ़ा वो 4 बातें नहीं बता देता था, तो उससे बस ये है कि नया परसेप्शन मिलता था। और एथिक्स मॉरल्स डगमगाएंगे ज़रूर जिनकी बेसलाइन बहुत वीक होगी। जो फाउंडेशनली स्ट्रॉन्ग है वो उनको हिलाने में बहुत टफ एविडेंस और काफ़ी कड़ा समय लगेगा मेरे हिसाब से। अभी तक की बातों में जितना भी हमने डिबेट और एक कन्वर्सेशन करी है, काफ़ी चीज़ें इकट्ठा करी। हमने लैंग्वेज पे इकट्ठा करी, हमने राइट टू स्पीच और राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच इकट्ठा करी, फिर हमने एथिक्स इकट्ठा करा, फिर हमने मॉरल्स और एक सोसाइटल पर्सपेक्टिव को इकट्ठा करा। अगर हम इसे जोड़ते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक फ़िलॉसफी और आइडियोलॉजी की तरफ बढ़ते हुए दिखते हैं। अगर हम इस तरफ बढ़ते हैं, और आपने एक बहुत अच्छी पॉइंट बोली कि हाँ, जिस सोसाइटी के बेस कमज़ोर है तो उसका एथिक्स बहुत जल्दी टूटेगा, और स्ट्रॉन्ग है जितनी मजबूती से वो उसकी नींव गड़ी है, जितनी पुरानी तरीके से चली आ रही है, वो सरवाइव करेगी हर चीज़ें, चाहे कितना ही बड़ा रेवोल्यूशन या फिर एक इन्वेजन या डिस्ट्रक्शन आए। तो अगर हम एक फ़िलासफ़ी इन 4 चीज़ों को इकट्ठा करते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी या फिलासफ़ी की तरफ जाते हुए दिखते हैं। तो अगर हम एक फ़िलासफ़ी को लेकर चलते हैं तो एक फ़िलासफ़ी के बेस पे कई चीज़ें आ जाती हैं, एथिक्स, लॉजिक, आइडिया, आपका फ़िज़िक्स या मैथ ले लो, या उसकी फाउंडेशन जो होती हैं। तो आप एक फ़िलासफ़ी लेके चलते हो कि जो फ्लेक्सिबल है और जो ग्लोबलाइजेशन का चेहरा बन सकती है। कि जैसे हमने बात करी, मैंने एक पॉइंट रखा कि ईस्ट से वेस्ट तक हमने सिर्फ ट्रेड के बाद हमने जब इंटर कल्चर के बीच ग्लोबलाइजेशन हुआ तो हमारा एथिक्स एक यूनिवर्सली उभर के आया कि ह्यूमन राइट्स हर जगह सेम होने चाहिए, ये चीज़ें सेम होनी चाहिए। तो अगर हम एक ग्लोबल फ़िलासफ़ी, एक आइडियोलॉजी को लेके चलते हैं तो क्या हम आने वाले समय पे कैपिटलिज्म से भी बेहतर कोई फ़िलासफ़ी, आइडियोलॉजी दिख सकते हैं, या फिर यही रहेगा? क्योंकि आज के टाइम पे कुछ है उभरती हुई, आती हुई, जैसे टेक्नो फ्यूडलिज्म हो जाता है, टेक्नोक्रेट आ जाता है। तो आपका इस पे क्या कहना है? आप इस पे क्या कहते हैं? मेरा सच बोलो तो ये कहना है कि ये बहुत रैंडम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है कि हम अपनी सोसाइटी या अपनी थिंकिंग या अपने जो आने वाली जनरेशन है उसको किस दिशा में लेके जाते हैं। कई सारे फैक्टर हैं और कई सारे लोग हैं जिनके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर है, वो किसी भी चीज़ को बहुत एक अच्छी डायरेक्शन दे सकते हैं। अब वो डायरेक्शन शॉर्ट टर्म में प्रॉफिटेबल उनके लिए हो सकती है, लॉन्ग टर्म में शायद वो कुछ ऐसी डायरेक्शन दे दें जिनका बहुत एक अलग अर्थ निकलेगा आने वाले टाइम पे, कि हम सोच रहे हैं कि हम एक चीज़ को ऐसे करके डेवलप कर रहे हैं। अब वही चीज़ है ना कि ALU बना, या जब पहली बार कंप्यूटर बना तो जब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बना था तो वो आज के जो कंप्यूटर है वो सोच के नहीं बना था, वो कैलकुलेटर को ही मॉडिफाई करते गए एडवांसमेंट लाते गए। पहले सिर्फ उससे मैथ्स हो रही थी, एबेकस था, और एडवांस किया, उसमें और ज़्यादा मैथ्स इंट्रोड्यूस करी, तो हमने सिर्फ एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए एक मशीन डिज़ाइन करी थी। लेकिन उसे जितना डेवलप करते गए फिर वो थोड़ी और चीज़ें करने लगी, फिर और वो थोड़ी और चीज़ें करने लगी। फिर कुछ टाइम बाद हम ईमेल भेजना शुरू कर दिया इंटरनेट के थ्रू, फिर कुछ टाइम बाद हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आ गए। मतलब ये है कि किसी चीज़ का अब बीज बो दो तो हम ये डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि यार हमें बस ये पता है कि हमने बीज बो दिया, ये फल लगेगा और क्या बोलते हैं ये हम फल खाएंगे, बस हमारी सोच बस इतनी तक ही सीमित रह जाती है। लेकिन टाइम जैसे जैसे बीतते जाता है तब पता चलता है कि यार इसकी पत्तियों से तो हम दवा भी बना सकते हैं, यार इसकी पत्तियाँ तो हमारे ये काम भी आ सकती हैं, यार इसके जड़ से तो ये दवाई बन सकती है। इसको अगर मैं इस पेड़ की टहनी को काट के या मोटा जो इसका तना है इसको मैं छिल के कुछ फर्नीचर बना सकता हूँ, इससे मैं बल्ले बना सकता हूँ, इससे मैं दरवाजे बना सकता हूँ। ये सोच धीरे धीरे डेवलप होती है। अब किसी ने बीज जो फल खाने के लिए बीज उगाया था उसने ये सोच के तो उस समय नहीं लगाया हुआ कि यार मैं इसकी टेबल भी बना सकता हूँ। तो ये चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें विथ टाइम डेवलप करती हैं। फ़िलासफ़ी अगर एक फ़िलासफ़ी या कहें या एक नया रिलीजन अगर एक साथ डेवलप करना है तो या तो तुम्हारी मेंटल कैपेबिलिटी ऐसी हो कि तुम एक लक्ष्य के लिए निर्धारित हो वाली बात है,
वरना ये सारी चीज़ें इतनी रैंडमाइज होती हैं कि किसी ने सोचा नहीं था कि यार हम कुछ ऐसा फिलोसफिकली ऐसा डेवलप करेंगे, स्टोइक हो गई या कोई भी फिलोसफी हो गई। बस एक सेंस था कि हम यूथ को या आने वाली जनरेशन को ये चीज़ बताना चाहते हैं। अब वही चीज़ आज फिलोसफी न्यू रिलीजन के तौर पे डेवलप हो गई, तो ये चीज़ वो उस टाइम पे उन्होंने भी ये चीज़ सोच के ये चीज़ें डेवलप नहीं करी थी ना। तो मेरे कहने का मोटा मोटा पूरा कंक्लूजन ये है कि चीज़ें डेवलप विथ टाइम होती हैं। अब वो टाइम, उस टाइम की जो जनरेशन है वो उसे कैसे परसीव करती हैं, ये बहुत मैटर करता है। एज अ युवा हमने आज काफ़ी एक स्ट्रेट बट रिवर ट्रिब्यूटरी फॉर्मेट में कई नहरों को मिला के एक नदी बनाने की कोशिश करी, बट काफ़ी अच्छा लगा हम इन चीज़ों पे बात करी एक प्रैक्टिस और रिहर्सल तौर पे। काफ़ी डिस्कस और काफ़ी आइडियोलॉजीज़ को हम शेयर कर पाए। मुझे अच्छा लगा हम इन पॉइंट्स को रख पाए और एक दूसरे की ताड़ शक्ति को नाप पाए। मैं एक शास्त्रार्थ तो नहीं बोलूँगा, बट एक छोटा मोटा हम डिबेट एक दूसरे के पास कर पाए, हम एक दूसरे को आँक पाए। मुझे अच्छा लगा कि आपने मेरी बातों पर इतनी रुचि दिखाई और मेरी कई बातों को आपने बहुत अच्छे तरीके से खींचा और अपने उसमें अपने राय और अपने परामर्श आपने दिया और काफ़ी मजबूत तरीके से अपने अपनी बातों को रखा, जो कि काफ़ी सराहनीय है। और क्या बोलते हैं, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है बट काफ़ी ज़्यादा बेस के साथ थी। तो हम आगे से जारी रखेंगे और अभी के लिए हम ब्रेक लेते हैं पानी पीने का, सुसु ब्रेक। धन्यवाद। मेरे को एक चीज़ लगती है कि जब भी हम कोई पॉडकास्ट देखते हैं, अब वो रिकॉर्ड होते हुए मैंने देखा है, मुझे बिहाइंड द सीन और प्रोसेस पता है। अपू बंद कर दे अभी रुक जाओ। तो मुझे ये लगता है कि जब भी कुछ ऐसी हैवी डिबेट्स या हैवी बातें होती हैं जहाँ पे एक सोचने की कैपेबिलिटी जाहिर करना पड़ता है किसी बंदे को। अब तुमने मुझसे कुछ सवाल पूछा तो मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली ये ख्याल चलेगा कि मैं इसका आंसर क्या दूँ या मैं इसका जवाब कैसे दे सकता हूँ। रिकॉर्ड हो रहा है अभी भी। हाँ, तुम्हारे ऊपर कुछ ऐसा प्रेशर होता है कुछ चीज़ बताने का, कुछ चीज़ साबित करने का। तो वहाँ पे तुम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हो। मिस्टेक्स इन द सेंस कि तुम कई बार ये दिखाने की कोशिश करते हो कि हाँ तुम्हें पता है इन चीज़ों के बारे में, तुम भी कुछ बोल सकते हो। यहाँ पे बंदा बहुत इस कन्वर्सेशन को बहुत गलत लेके जाता है। गलत इन द सेंस कि मैं कई बार बहुत कॉन्फिडेंटली गलत चीज़ें लोगों को शोकेस कर रहा हूँ, जिसका बस मेरे दिमाग में ये रहेगा कि हाँ मुझे कुछ पता है लेकिन मैं वो खिचड़ी बना रहा हूँ या वो चीज़ें मुझे बतानी है लोगों को वाली बात है। लेकिन वो चीज़ इतने स्पॉन्टेनियस हो रही है कि मैं बहुत सारे एग्जाम्पल बहुत रैंडमाइज तरीके से बहुत जगह बहुत चीज़ें एक साथ पुश कर रहा हूँ। वो हर कॉन्टेक्स्ट में लागू हो ना हो वो चीज़ मैटर करती है। मेरा कहना ये है कि हर पॉडकास्ट को देख के किसी चीज़ का ज्ञान लेना इज़ नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज वो सही हो ये हमेशा ज़रूरी नहीं है। आफ्टर पोस्ट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। क्रॉस चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुमने क्या चीज़ सीखी, क्या चीज़ सुनी। तुम भले कोई पॉडकास्ट देख रहे हो या तुम किसी गुरु से सुन रहे हो, गुरु के ऊपर भी ये प्रेशर रहता है कि वो अपने शिष्यों को जो भी बता रहा है वो सही ही बता रहा है, लेकिन गुरु सही ही हो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आज के टाइम पे कई चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं जो सोचने में मजबूर करती हैं कि जैसे एक फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट है कि आज के टाइम पे हर व्यक्ति अलग अलग तरह का कंटेंट देख रहा है। एक सेकंड वो खाने बनाने के बारे में रील देख रहा है, अगले सेकंड वो देख रहा है कि मेडिकल रील देख रहा है, अगले सेकंड वो किसी जियोपॉलिटिकल एक्सीडेंट, अगले सेकंड वो कोई कॉमेडी चीज़ देख रहा है। तो एक 5 मिनट में उसने 5 अलग कॉन्सेप्ट देख लिया, उसका दिमाग फ्रेगमेंटेड हो चुका है। प्लस उसके ऊपर आपको नहीं पता वो इन्फॉर्मेशन श्योर है या नहीं, और इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है, क्या वो बॉडी सच में वो चीज़ एग्जैक्टली ट्रू बोल रही है या नहीं बोल रही है। अब इस पे कई कंट्रीज़ पे कई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे अमेरिका है या फिर चाइना है। चाइना में रिसेंटली एक लॉ पास हुआ था कि आप किसी भी फील्ड में अगर आप कोई इन्फॉर्मेटिव चैनल या कुछ कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो, अनटिल एंड अनलेस आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिग्री और एक अप्रूवल ना हो, आप नहीं कर सकते हो। प्लस अगर अमेरिका में तो लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म बहुत पहले ही दे देते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि हम इतना अभी कर पाए हैं। माना कि हम अभी डेवलपिंग नेशन है, हमें सुधार ऑब्वियसली आएगा ही आएगा एक दिन, बट क्या वो सुधार थोड़ा जल्दी नहीं आना चाहिए? ऐसा नहीं है कि हमारे वहाँ क्वालिटी की कमी है, बहुत ज़्यादा महामहिम है हमारे वहाँ जो कई चीज़ों में एक्सपर्ट है, बट डिसीजन लेने में इतना वो हो जाता है कि हम अभी रिसेंटली पिछले 5 से 6 सालों में हमने डाइट और न्यूट्रिशन पे बात करना शुरू करी है। अभी रिसेंट में जाके जब हम इंटरनेट पर देखते हैं कि कई हमारे कहते हैं लोग गोरों के साथ फ्रेंडली रस्साकसी मैच में भी हार जाते हैं, तो क्वेश्चन उठाते हैं कि क्या जेन्युइनली हमारा वेजिटेरियन डाइट और हमारा घी डाइट अच्छा है? जब हमारे एथलीट इतना मेहनत करने के बाद भी 3rd या 2nd आ रहे हैं, तो हमारे खुद के प्लेयर क्वेश्चन करते हैं कि क्या नेचुरल वेजिटेरियन डाइट अच्छा है, बल्कि सामने वाले मजाक में कहते हैं कि
वो तो चमगादड़ खा के भी जीत जाते हैं। ये एक न्यूट्रिशन में सवाल उठता है कि क्या हमारा जेन्युइनली न्यूट्रिशन इनटेक सही हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब हमने बहुत लंबा फेमाइन देखा है ना, भूखमरी देखी है हमने बिकॉज इन्वेजन। कई लोग बोलते हैं कि हमारी रिस्ट पतली हो गई उसकी वजह से, कई चेंजेस हमारे अंदर आए। मे बी हमें 2-3 जनरेशन्स लग गए तो हमारा जेनेटिकल लॉस हुआ है, पता नहीं। मैं इतना, मेरा बस एक है कि जो मैंने सोचा समझा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो श्योर एकदम पूरा तथ्य के साथ है, बट कोई भी नहीं कहेगा कि ये पूरा गलत है। एक ताड़ शक्ति अपनी लगाएगा ही लगाएगा, क्योंकि ये ऑब्जर्वेबल है। तो आप क्या कहेंगे इस पे? आपके 2-3 सवाल थे। पहला सवाल तो ये था कि फॉरेन कंट्रीज़ में कुछ भी बात सोशल मीडिया में पेश करने से पहले ये चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा नोटिस करी जाती है कि आपके पास लाइसेंस है, आपके पास कुछ डिग्री है। कुछ लिमिटेड कंट्रीज में, कुछ में इंटेलेक्चुअल्स इतने ज़्यादा हैं कि वो क्रिटिसाइज कर देते हैं। हाँ, कि या फिर अब ज़्यादा जागरूक रहते हैं। क्रिटिसाइज यहाँ भी लोग कर देते हैं, क्योंकि हर चौथा बंदा कोई मेडिकल की रील बना दे रहा है कि आप ऐसा करो। लेकिन जब डॉक्टर खुद बोलते हैं कि यार गूगल, मैं एक फ़नी इंसिडेंट बताता हूँ। मेरी दादी का ऑपरेशन था, तो रिपोर्ट के टाइम पे रिपोर्टिंग हुई, मैं डॉक्टर के कैबिन पे था, तो उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ था कि अपना गूगल का नॉलेज लेके प्लीज़ यहाँ बहस मत करिए, बिकॉज दे आर स्पेशलाइज्ड इन समथिंग। और आप अब गूगल पे कुछ भी बीमारी सर्च करो, वो हर तीसरी बीमारी को कैंसर से रिलेट कर देता है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये चीज़ नहीं हो रही है। इंडिया में भी गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स ले रखे हैं, जैसे कि अभी फाइनेंस रिलेटेड सेक्शन जितना भी है सोशल मीडिया में, गवर्नमेंट ने बोला है कि आप सेबी रजिस्टर्ड वगैरह, सभी रजिस्टर्ड होनी चाहिए कोई भी फाइनेंशियल टिप देने से पहले। बहुत सारे यूट्यूबर्स का धंधा इस चक्कर में ख़त्म भी हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें यहाँ नहीं हो रही है, बस वो है कि, और एक चीज़ ये भी बोला कि क्या इंडिया में ये चीज़ें पॉसिबल हैं या कब तक होंगी, या एक डेवलपिंग नेशन के तौर पे हम काम कर तो रहे लेकिन कब तक होगा। तो मेरा ये कहना है कि आशावादी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप हर गंदगी चीज़ देख के बस क्रिटिसाइज़ करो कि हमारी डाइट कमज़ोर है या ये वो कमज़ोर है। देखो, हर चीज़ एक मर्फीज़ लॉ है ना कि जो होना है वो होके रहेगा। तो अब लेकिन अपनी पेस के साथ, अब आप पे इतनी कुब्बत है कि आप पेस चेंज करके दिखाओ। जस्ट वही वाली बात हो गई कि आप नेचर के कितना विपरीत जा सकते हो, आप में कितनी कुब्बत है, कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी क्षमता है। आप इंडिविजुअल लेवल पे वो चीज़ तार खींच सकते हो, लेकिन आप पूरे समूह को, पूरे देश को, 140-150 करोड़ लोगों को एक साथ एक डायरेक्शन पे बहाना, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग, उतना बड़ा नंबर, उतनी बड़ी वेरिएशन, उतने प्रकार के दिमाग। तो ये चीज़ें हैं। एक देश की प्रॉब्लम्स उस देश के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। जैसे अगर आप लेके चलो, कई चीज़ें तो कई देश छुपाते भी हैं, वो सबको पता है। हाँ, छुपाते हैं, हम भी कई चीज़ छुपाते हैं। चाइना जितना शक्तिशाली दिखता है, उससे ज़्यादा कई दिक्कत है, कई मिलिट्री में कई करप्शन है उनके वहाँ की। हथियार उतने उस पैमाने पे नहीं है जितना वो बोलते हैं। कई टैंकों की कहते हैं रेनोवेशन नहीं हो रखा है, कई साइलोज उनके भर नहीं रखे हैं, कई मिसाइलें उनकी खाली पड़ी हैं, कई ऐसी खबरें लीक होती हैं, अंदर कई क्राइम्स होते हैं, कई बीमारियाँ फैलती हैं। बट तभी भी अगर आप एक इन लार्जर पर्सपेक्टिव पे देखो, तो अगर वो कुछ दिखा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, उसका दावा कर, उसका एटलीस्ट उन्होंने 60 से 70% तो अचीव कर रखा होता है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जवाब दे देता है। पर हमारे जो इशू है वो सर्वोपरि है, जो ग्राउंड लेवल पे है, और चाहे वो उस लेवल पे ऐसा नहीं है। जैसे कि G20 का पिछले साल एक 2020 के आसपास का वो था कि एनवायरनमेंट को लेकर कंट्रीज़ को बेस्ट परफॉर्म करना है, उसको इम्प्रूव करना है। तो इंडिया एक लौती विनिंग कंट्री है जिसने खेलते हैं यूएन रेजोल्यूशन में, या फिर आई थिंक वर्ल्ड इकोनॉमिक, श्योर नहीं हो बॉडी का, बट इंडिया जीती थी उसमें कि हमने वन ऑफ द बेस्ट इन्वायरमेंटल ग्रोथ करी है, सफाई या कार्बन इमिशन या ओवरऑल में। हम अपने तरफ से रिस्पॉन्स करते हैं, बट एक उस लेवल पे रिस्पॉन्स करना कि हमारी प्रॉब्लम्स का दायरा बढ़ जाए, हमारे पास ये प्रॉब्लम्स ना रह के एक अपर क्वालिटी की, एक हाई डिमांडिंग प्रॉब्लम्स हों। जैसे अगर आप यूएस में बात करो तो उनके पास मेडिकल फैसिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकल कॉस्ट की प्रॉब्लम है। उनके पास, आपके पास गन लॉज की प्रॉब्लम है, पुलिस सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं है। पर हमारे वहाँ थोड़ा सा चीज़ें अलग हो जाती हैं, मापदंड बदल जाते हैं। क्या कहना है आपका उसमें? बस मेरा एक थॉट है, मैं कुछ अपना पॉइंट थोप नहीं रहा हूँ। एक सेंट्रल पर्सपेक्टिव पे बस एक बात को चलाए रखने के लिए कुछ ना कुछ रैंडम बोल रहा हूँ। न्यूट्रल हूँ मैं, प्लीज़ मुझे पीटिएगा मत। मैं मार्वल का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन एक फेमस डायलॉग है ना कि विथ ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है। इंग्लिश यस, वेरी गुड। इंग्लिश यस, सॉरी फॉर ग्रामेटिकल एरर। लेकिन वही चीज़
फिर से दोहराऊंगा मैं कि दिक्कतें आपके सोशल एनवायरनमेंट प्लस सामाजिक तौर तरीके, ये चीज़ें ज़्यादा आपको मतलब ज़्यादा डिफ़ाइन कहूँ या ज़्यादा फ़र्क डालती हैं आपकी दिक्कतों में। आप किस समाज में रह रहे हो, आप कहाँ रह रहे हो, आपकी दिक्कतें उस तरीके से डेवलप होती हैं। यूएस में पैसा है लेकिन मैनेजमेंट अच्छा नहीं है वहाँ का। आप गए हैं? गया तो नहीं हूँ, देखा मतलब मैनेजमेंट इन द सेंस कि आपके पास दुनिया भर का अच्छा पैसा है लेकिन पैसे का मैनेजमेंट नहीं है। आपके पास दुनिया भर की पावर है लेकिन पावर का मैनेजमेंट नहीं है अच्छा। आपके पास फ्रीडम है, आप लिबरल हो, आप कैपिटलिस्टिक हो, लेकिन एक डायरेक्शन नहीं है कि वो चीज़ किस हद में होनी चाहिए या किस लेवल पे होनी चाहिए। वही चीज़ इंडिया की भी है। इंडिया में डेमोक्रेसी है लेकिन वो डेमोक्रेसी किस हद तक सेक्युलर है या किस हद तक नहीं है, ये चीज़ भी मायने रखती है। आपका सवाल मैं फिर से जानना चाहूँगा, वैसे बहुत फॉर्मल हो रहा है, सवाल क्या है तेरा? कौन सा? तू क्या सवाल पूछना चाह रहा था इससे? जी देखिए, जो सरकार मदद करने को तैयार है पर डिमांड ही नहीं है। मगर क्या चाहिए? चील का मुँह चाहिए। कहाँ से यूट्यूब पे जाएगा भाई। बार बार तो कोशिश कर रही है और मांग कर रहे हैं चील का मुँह चाहिए। देखो एक बड़े मजाक कर रहा हूँ मैं। फिल्मी वाले कोट्स मारूंगा कि वो वाली बात है कि वो मीम देखा है ना, चील का मुँह क्या चाहिए, मगर चील का मुँह चाहिए। इनको बस सर्कस खाना दे दो, ये उसी में खुश है वाली बात है। आप मांग ही नहीं उठाते वाली बात है। आपको पता है ट्रेन के डब्बे इतने गंदे हैं करके, लेकिन आप वो वहाँ पे जो हेल्पलाइन वाला नंबर है आप कभी उस पर कॉल करते ही नहीं हो कि यहाँ का लेटरिन में इतना बड़ा लैंडा अगर रखा है करके। तो जो सफाई कर्मी हैं या जो वहाँ के मॉनिटरिंग लोग हैं उन्हें भी पता है कि ये हेल्पलाइन पे कोई फ़ोन करना है नहीं, सो जाओ। अब वो एक जो हेल्पलाइन नंबर है गवर्नमेंट का, उस पर फ़ोन करो, वो रात को कोई फ़ोन ही नहीं उठाता उस पर। एक हेल्पलाइन नंबर होते हुए गवर्नमेंट ने स्पेशल हेल्पलाइन नंबर बना रखा है जो 24 घंटे खुले रहता है। इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी वाली बात है ना। जब आप यही देखिए कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, जितने भी सरकारी ऑफिस हैं जहाँ पेमेंट करी जाती है किसी सर्विस को लेकर, जैसे आधार कार्ड अपडेट करवाना है, वहाँ से 75 से 150 रुपये लगेंगे, पोस्ट ऑफिस में लगेंगे, या पासपोर्ट सेवा केंद्र या किसी भी बिजली विभाग कहीं भी लगेगा। बिजली विभाग हो गया, जल विभाग हो गया, बिल जमा करना है। भारत ने यूपीआई को इम्प्लीमेंट करा है बट सरकारी ऑफिसों में इम्प्लीमेंट नहीं होता, वहाँ कैश चलता है आज भी। बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं जो टैक्स बचाने के चक्कर में कैश में काम करती वाली बात है, जबकि वो चलो ठीक है, वो प्राइवेट चीज़ हो जाती है, पर आप गवर्नमेंट होके आप गवर्नमेंट ऑफिस में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। कई बार आप आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कराने जाओ, 75 से 150 रुपये लगते हैं, 75 या 150 रुपये लगेगा। वही वो कैश में लेते हो, यूपीआई प्रेफर नहीं करते। आप पोस्ट ऑफिस में जाओ, आपको कोई डाक करवाना है, आपने बोला भैया मेरे को दिल्ली से मुंबई भेजना है, 500 रुपये 250 रुपये वही 1 किलो सामान का, कैश दो, आप यूपीआई नहीं ले सकते। आप पासपोर्ट ऑफिस गए या फिर आप क्या बोलते हैं बिजली विभाग में बिजली का बिल जमा करने गए, कई लोग हैं जो ऑफलाइन करना प्रेफर करते हैं, उनको ऑनलाइन नहीं आता। कई रिटायर्ड फौजी हो गए, कई बूढ़े व्यक्ति को जो खुद जाना प्रेफर करते हैं, जिनको बहुत होता है कि हम खुद जाके करेंगे, हमारे पास बिल रहेगा, बिल इकट्ठा करते हैं अपने पास। आजकल के भारत की बहुत बड़ी तादाद है जो बिल रखती हैं अपने पास एज ए प्रूफ ऑफ एड्रेस या फिर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कि हम यहाँ के हैं, तो हर महीने का रखते हैं। तो वो जब करने जाते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कैश प्रेफर करते हैं, वो यूपीआई प्रेफर नहीं करते हैं। पर पानी का भी सेम है। तो आपका इस पर क्या कहना है? देखो, गवर्नमेंट ऑफिस में तो यूपीआई इम्प्लीमेंट होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफिस में होना चाहिए, लेकिन बात यह है कि दिल्ली में सरकार किसी भी चले, देश में सरकार किसी भी की भी चले, यहाँ हमारी चलती वाली बात है। ये एक अपनी लोकल डोमिनेंस दिखाने वाली बात है। यूपीआई नहीं देने का मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं से घूस बना रहे हो, अपना पैसा बना रहे हो प्राइवेटली, जो अपना पैसा आप तरीके से घूसखोरी से बना रहे हो कि कमीशन बेस्ड आप पैसा बना रहे हो। इम्प्लीमेंट हो गया तो कल के दिन ये डायरेक्टली पैसा आपके अकाउंट पे तो जाएगा नहीं, ये जाएगा सीधा गवर्नमेंट अकाउंट्स में। आप वहाँ से कुछ छेड़छाड़ कर नहीं सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि वो आपके पास इन हैंड पैसा है नहीं। सरकारी ऑफिसर्स की दिक्कत भी यही है ना कि फ़ाइल तब तक नहीं हिलती जब तक उसमें 500 का नोट डला हुआ नहीं हो वाली बात है। अब या तो हमने एक बहुत नोशन है ना हमारा कि सरकारी नौकरी हो तो ज़िंदगी सेट है, भले वो 25-30 हज़ार की हो वाली बात है। मेन सैलरी से नहीं है, मेन सरकारी नौकरी के जो पर्क्स हैं, पर्क्स इन द सेंस की जो पावर है वहाँ से दे रहा है। पावर से मतलब कुछ नहीं है, घूम फिर के पैसा है कि आपको पैसे कमाने के 10 और नए ज़रिए मिल चुके हैं। अब आप घूसखोरी को ले लो या किसी भी चीज़ को ले लो। तो मैं घूसखोरी के खिलाफ नहीं हूँ। मेरा सबसे बड़ा डर है कि घूसखोरी ख़त्म हो गया और मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया, और बहुत बड़ा डर लगता है इस चीज़ से। खैर, ये मेरा व्यंग था। लोग बहुत अलग अलग तरीके से भी लेते हैं कि अगर मैं
500 रुपये दे के अपना काम जो 2 दिन का है उसे मैं 1 ही मिनट में, 2 मिनट में या आधे घंटे में निपटा लूँ। तो भारत के कई से सरकारी अस्पताल है जहाँ MRI का नंबर 3 महीने बाद आता है। ये फिर वही चीज़ हो जाती है कि यार बिहार में या पता नहीं पैसा कहीं मैंने पावर, सुना था MRI का नंबर 3। आप जनरल हो, आप कोई फैंसी आदमी नहीं हो, तो एम्स में आपका साल साल का नंबर आता है वेटिंग लिस्ट में, है ही हिसाब सी बात है। कोई मिनिस्टर चले जाए, आज एम्स में भर्ती है, सुनाई में आता है। कोई मेरे एक दोस्त की फैमिली में उसके दादा या नाना थे शायद, तो वो एम्स में उनका नंबर 1 महीने बाद का या शायद 1 साल बाद का कुछ ऐसा था, लेकिन उनके कोई जान पहचान के थे, तो वहाँ उनका नंबर लगवा दिया अगले हफ्ते ही। अगले हफ्ते आ जाना बोला दिल्ली। तो यार ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ कह रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे पास पैसा है तो मैं उसका इस्तेमाल करूँ, ताकि मैं अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपनी कन्वीनियंस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन उसके चक्कर में जो प्रताड़ित हो रहे हैं बाकी के लोग, उन पे क्या कहना है आपका? होने दो वाली बात तो है। तो इसमें फिर वही आ जाती है ना कि मेरी फ्रीडम कहाँ तक है। देखिए मैं सिर्फ ताकतवर लोगों का साथ देता हूँ, धन्यवाद। मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब मैं बुरी स्थिति से गुजर रहा था तो दुनिया को मतलब नहीं था मेरे से। मैं क्यों रखूँ मतलब, मैंने ठेका ले रखा है दुनिया का। बात तो सही है वैसे। ताकतवर मैंने किसी का ठेका थोड़ी आज के लिया। टाइम पे कोई आदमी ताकतवर होगा और मुझे मारेगा, मैं भी एक्सेप्ट कर लूँगा, मैं ख़त्म था। और मैं ताकतवर बनूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं भी यही करूँगा। ये तो वही वाला हो गया ना, एक सर्कल घूम गया कि मैं कमज़ोर था, मेरा फ़ायदा उठाया, मैं ताकतवर बना, मैंने फ़ायदा उठाया। देखो किसी बैटमैन में कहा था, अगर आप एक आदमी को मारते हो तो दुनिया में क्रिमिनल्स की अकाउंट बराबर रहता है। मैं कहता हूँ 7-10 हज़ार मार दो, तब एक ही बंदा मारे जब कहा, एक ही बंदा 1000 मार देता, तब तो अकाउंट इम्बैलेंस होगा। मेरा ये सारा एक हास्य नाटक था। इसको आप सीरियसली ना लें, या फिर ले लें। मुझे क्या तो खा पी के सो जाऊँगा। तो आज हमने फ़िलॉसफी से लेके, सोशल जस्टिस से लेके, फ्रीडम से लेके, भाषा से लेके, फ़िलॉसफी, एक बहुत बड़े दायरे को छूने की कोशिश करी है। शायद हम खाली बस छू पाए। छूने का मतलब बैड टच नहीं है, यहाँ पे गुड टच की बात हो रही है। बस हम खाली छू पाए। अब ये कन्वर्सेशन आपको कैसी लगती है? ऐसी हम कन्वर्सेशन करते रहेंगे, वरना देखते हैं फिर हमारा कोई नया ग्राहक, जिसके साथ शायद ऐसी सेल्फ टॉक मतलब ग्राहक ऐसी सेल्फ टॉक में बहुत, क्या मतलब ग्राहक? ऐसी सेल्फ टॉक में धन्यवाद कम करूं, लेकिन मैं भी कोशिश करूंगा कि ऐसे मैं सेल्फ इंट्रोडक्टरी किसी भी चीज़ के, किसी भी टॉपिक के बारे में मैं लाने की कोशिश करूँ। लेकिन देखता है ग्राहक, सॉरी भाई, ग्राहक जागो ग्राहक जागो। तो आज हम बॉर्डर मूवी देख के आए। बॉर्डर टू सॉरी। हम उस बॉर्डर मूवी से इतने इंस्पायर्ड हो गए कि हमें रहा नहीं गया जब हमारा रैपिडो वाला नहीं आया। हम मॉल ऑफ देहरादून से कारगी चौक 8 किलोमीटर 1.5 घंटे में पैदल आए। उस बारे में आपका क्या कहना है? ये एक फिक्शनल चीज़ है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं आकाश मार्ग से उड़ के आया हूँ। पैसों के बारे में आपकी क्या समझ है? पैसे को आप कैसे चाहिए? पैसे को आप कैसे देखते हो? आंखों से, लालच की नज़र से। आपके लिए कितना पैसा होना है, कि मतलब आप कितना पैसा चाहते हो अपने जीवन में? जी पहले बात तो धामी जी, वो पैसे नहीं होते हैं, वो रुपए होते हैं और डॉलर होता है। पैसा का ज़माना जा चुका है, अब रुपया और डॉलर चलता है। आपने वो रील देखी साउथ इंडिया की मूवी की, जब 1 रुपया $1000 हो जाता है और एयरपोर्ट पे गोरे वहाँ पे बैठे होते हैं, मैं तो रुपया में कमाऊँगा। बहुत अच्छे से साउथ इंडिया की मूवी का एक मजाक वाला शॉर्ट किसी ने फेसबुक पर डाल रखा था। तो मैं पैसों को भूख की नज़र से देखता हूँ। धन्यवाद। पैसा मेरा सबसे बड़ा रिश्ता है। ये रिश्ता क्या कहलाता? 2 बार फेल होने के बाद तो पिताजी भी बेटा बोलने से मना कर देते हैं, ये पैसा ही है मेरा सगा। धन्यवाद। ऐसा ना होता मैं आपको भी दोस्त ना बनाता, ऐसा ना होता तो मैं आपको मुँह भी नहीं लगाता। लालच है मेरे को, आपको खिला पिला के मोटा करूँगा तगड़ा मैं आपको और पारस भाई को। समय आने पे आप दोनों ने मुझे फल नहीं दिया तो फिर अंजाम बुरा होगा। कुछ तो बिकेगा आपका, कहीं तो टाँके लगेंगे, मोतने में दिक्कत होगी, ढंग से फिल्टर नहीं होगा, वसूल तो करूँगा मैं। मेरा आज भरी व्यवहार बहुत अच्छा हो, समय खराब होने में ना भाई ना दोस्त, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। धन्यवाद। और कुछ नहीं कहना चाहूँगा मैं। तो अगर आपको आज की कन्वर्सेशन कैपिटलिज्म माता की जय जैसी भी लगी हो, हम कोशिश करेंगे ऐसी डीप थ्रोट से निकली हुई चीज़ें, टिप टॉक विद टिप बॉयज सीजन 5 कैसी जाती हैं। अगर ये रिकॉर्ड हो रहा होगा अभी तक तो बहुत बढ़िया बात, या आपको ऐसा लगा कि हमें ऐसी और भी टॉक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब हो रहा है, इसकी वजह से मेरा गला ख़राब हो गया। मैं एक दिन मॉर्निंग में जॉगिंग करने गया था, सो आई डोंट नो, तब से मेरा गला ख़राब है। आपकी उम्र वैसे 21 है, लेकिन
बताते हुए। वो जीते हैं 42 साल के रिटायर्ड बुड्ढे जैसी। तो इस पे हम अगली बार अगली चर्चा में प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए बहुत प्रकाश हो गया, कई चीज़ों पे हमने कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, तो तहे दिल से माफ़ी चाहेंगे आपसे। नहीं मानता तो बत्ती बना के सॉरी, अब मुझे बाहर पकड़ के मारना मत। इसको हम यही रैप करते हैं आज के लिए। गरीबों का पॉडकास्ट है, इसने मुझे पानी गिफ्ट के विक्स कुछ नहीं पूछा, इसके बाद मुझे कोई हैम्पर भी नहीं देगा ये, ना ही मुझे इसके बाद खाना खिलाने ले जाएगा। सॉरी हो गई भाई, नींबू चाट लो भाई अब आप। कुछ आधा काटा सुबह का पड़ा है वो, छोड़ो। तो अब हम मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में। ये हमारा पहला एपिसोड था। आपकी जो भी राय होगी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। भाई अपलोड नहीं करना है आंसू भाई के बिना ये पूछे हरकत ये नहीं अपलोड हो जाएगी। अब हरकत नहीं करनी भाई, मैं डाल दूंगा तेरे पे कुछ केस कुछ ठोक दूंगा, मैं मजाक नहीं कर रहा। तो अब फ़ोन पे आ जाएगा तेरे को एक FIR बिना किसी कंसेंट के, ना मैं कंसेंट नहीं